वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक अवेयर सिटीजन के तौर पर भी इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। वन कंट्री वन लॉ। क्या एक देश में सभी लोगों के लिए उनके पर्सनल मैटर्स में एक ही कानून होना चाहिए? मतलब जब बात आती है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस या अडॉप्शन की, तो क्या लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन? यही वो कोर क्वेश्चन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी की पूरी डिबेट के सेंटर में है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम आज इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? ये अचानक से इतना रेलेवेंट क्यों हो गया है? इसकी एक बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली पाविनी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज में जो जेंडर बायस है, यानी जो लैंगिक भेदभाव है, उसको एड्रेस करने के लिए यूसीसी की तरफ इशारा किया। कोर्ट का कहना था कि अलग अलग पर्सनल लॉज की वजह से स्पेशली वुमेन को अपने राइट्स जैसे कि इनहेरिटेंस में भेदभाव फेस करना पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस तक ही सीमित नहीं है, ग्राउंड पर भी एक्शन हो रहा है। उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड इनैक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ जुडिशरी का पुश है और दूसरी तरफ स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव एक्शन। इसलिए इस टॉपिक को सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी के रूप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। यूसीसी इज अ सिंगल सेट ऑफ सेक्युलर सिविल लॉज। इसका मतलब है एक कॉमन लॉ जो सभी सिटीजन्स पर उनके पर्सनल मैटर्स में जैसे मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस में एक समान रूप से लागू हो। और ये लॉ अलग अलग धर्मों पर बेस्ड जो डाइवर्स पर्सनल लॉज है उनको रिप्लेस करेगा। Essentially, the goal is to have laws based on legal principles, not religious customs. अच्छा, ये आइडिया आया कहां से? इसकी नींव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखी गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहां शैल एंडेवर यानी प्रयास करेगा, इस वर्ड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शैल प्रोवाइड नहीं लिखा। इसका मतलब ये एक डायरेक्शन है, एक गोल है, ना कि एक इमीडिएट कमांड। तो इसका लीगल स्टेटस क्या है? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यानी डीपीएसपी। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। मतलब जब सरकार पॉलिसीज बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी आप इनको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये इन्हें फंडामेंटल राइट्स से अलग बनाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स फुली गारंटीड और कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं। तो यूसीसी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ओके, तो अब सवाल उठता है कि इस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? सेंटर के पास या स्टेट्स के पास? वेल, इसका जवाब है दोनों के पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में एक कंकरेंट लिस्ट है। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और सक्सेशन, उन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों ही लॉ बना सकते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करके उत्तराखंड ने अपनी असेंबली में यूसीसी बिल पास किया। चलिए अब देखते हैं कि यूसीसी के पक्ष में यानी फॉर द यूसीसी क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, इट एंश्योर्स जेंडर जस्टिस। कई पर्सनल लॉज में खास करके वुमेन के राइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है। यूसीसी इस भेदभाव को हटाएगा। नंबर 2, इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म। जब सिविल मैटर्स रिलीजन से अलग हो जाएंगे तो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल और मजबूत होगा। नंबर 3, इट सिंप्लीफाइज लीगल प्रोसीजर्स। इतने सारे अलग अलग लॉज की जगह एक सिंगल कोड होने से लीगल सिस्टम आम आदमी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर 4, इट फॉस्टर्स नेशनल यूनिटी। जब सभी सिटीजन्स पर्सनल मैटर्स में एक ही कानून से गवर्न होंगे तो वन नेशन वन लॉ की फीलिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन क्या इस पर सब लोग अग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर एक बहुत बड़ा बट आता है। 2018 में 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कंसल्टेशन पेपर में एक बिल्कुल अलग व्यू रखा।
उन्होंने कहा, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। कमीशन ने यह सजेस्ट किया कि एक सिंगल यूसीसी लाने की बजाय बेहतर होगा कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉज के अंदर ही रिफॉर्म किया जाए ताकि वह जेंडर जस्ट बन सके। सो द आइडिया वाज रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, नॉट रिप्लेसमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ये इस डिबेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर पर्सपेक्टिव है। तो देखिए, एक तरफ है लॉ कमीशन का व्यू और दूसरी तरफ है हमारी जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसका स्टैंड कंसिस्टेंटली यूसीसी के फेवर में रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। 1985 के लैंडमार्क शाहबानो केस से लेकर 1995 के सरला मुदगल केस और अब रीसेंट पवीनी शुक्ला केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अलग अलग केसेस में यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया है। सो यहां आकर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पर्सपेक्टिव्स में एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखता है। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज की डेट में इंडिया में यूसीसी का एक्चुअल स्टेटस क्या है। देखिए, नेशन वाइड लेवल पर यानी पूरे देश के लिए अभी कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हाँ, गोवा एक एक्सेप्शन है। वहां पर पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के फॉर्म में एक कॉमन सिविल कोड पहले से ही लागू है। और जैसा हमने डिस्कस किया, अब उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट किया है। बाकी पूरे देश में अभी भी रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ही फॉलो होते हैं। तो इन सभी आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स के बाद हम आकर खड़े हो जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर, द पाथ फॉरवर्ड। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या हमें एक सिंगल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए जो सभी पर इक्वली लागू हो, या फिर जैसा 21st लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था, हमें अलग अलग पर्सनल लॉज के अंदर ही रिफॉर्म्स करने चाहिए, उन्हें और जस्ट और इक्वल बनाना चाहिए? यही इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या समानता का आधार कल्चरल डाइवर्सिटी पर भारी पड़ना चाहिए, या क्या दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना संभव है? इस पर जरूर सोचिएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.